ध्यान नहीं है। अच्छा जी, चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास अब सिर्फ दो कॉन्सेप्ट रह गए थे टॉपिक 5 के, जो हमने रेफर किए थे लास्ट क्लास में पढ़ने थे, लेकिन हमने उसके अंदर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट पूरा खत्म कर दिया था। स्क्रीन नहीं आ रही? आ तो रही है यार, कंफर्म करो स्क्रीन आ रही है। ओके। अच्छा, इसके अंदर हमारे लास्ट दो टॉपिक्स रह गए हैं, ये आज हम खत्म करेंगे और इसको स्टडी टेक्स्ट से रीड करके और एक दो सवाल करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और 20 अप्रैल को इसका आप लोगों का क्विज है। चलें जी, याद करना शुरू कर दो इसको भाई। अच्छा जी, उससे पहले एक चीज हमने पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने बोला था जब कंपनी बनेगी तो ये स्टेप्स फॉलो होते हैं जनरली, सही है। उसमें सबसे पहले हमने कहा था कि भाई एक नाम सुटेबल, उसकी अवेलेबिलिटी देखी जाएगी, सही है। और इसके अलावा फिर प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, सही है। और फिर क्या होगा, ये सब फाइल होंगे कि एप्लीकेशन के साथ रजिस्ट्रार के पास कि भाई हमारी कंपनी रजिस्टर्ड कर दो, सही है। अगर उसको सब सही लगेगा तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे के कंपनी रजिस्टर्ड कर लेगा। अच्छा, अब हम पर्टिकुलरली ये वाला कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं, सही है, प्रोसेस ऑफ मेमोरेंडम का, सही है। अब हमने कहा कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के लिए मेमोरेंडम आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है, तो उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर कौन से प्रोसेस हैं पूरे, क्या क्या चीजें उसके साथ लगानी पड़ेंगे हमें, सही है। सेक्शन 16 इसको डिस्कस करता है। तो सबसे पहले फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, सही है। यार देखो, पहले ऐसा होता था आपके नई स्कीम से पहले जो स्टडी टैक्स होती थी, तो उसमें हेडिंग्स नहीं होती थी, जैसे ये फाइलिंग विद रजिस्ट्रार है ना, अब ये इसका कॉन्सेप्ट है, सही है। तो इसको वो पॉइंट नंबर 1 बोलता था कि ये पॉइंट नंबर 1 है। अब उसने क्या किया, हर पॉइंट की हेडिंग बना दी है, तो ये हेडिंग्स याद करना लाजमी नहीं है, सही है। ये सिर्फ इसलिए है कि उस बुलेट की उसने हेडिंग बना दी है कि इस पॉइंट के अंदर ये चीजें डिस्कस हो रही हैं, उसने तोड़ तोड़ के बच्चों की आसानी के लिए किया। लेकिन मेरी नज़र में आसानी नहीं है, उसने थोड़ी सी और मुश्किल कर दी है चीज। अगर मेरे हिसाब से आपकी ये हेडिंग हो ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, और इसके नीचे 5-6 बुलेट्स हो, वो ज्यादा आसान है, एक पेज पे आ जाता है सब। अब इसने हेडिंग्स बना बना के उन पॉइंट्स को तोड़ दिया, सही है। तो मैंने भी अपने नोट्स उसी हिसाब से रखे हैं हेडिंग वाइज, जरूरी नहीं है आप लोग ये हेडिंग्स भी याद करो, सही है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार, तो सर सबसे पहले देयर शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन। भाई एक एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे, सही है, ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म कंटेनिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन, नेमली। भाई एक एप्लीकेशन होगी एसएससीपी की, सही है, वो स्पेसिफाइड होगी, उसमें मतलब वो होती है डिफॉल्ट एप्लीकेशन होती है, अगर आपको मेमोरेंडम वगैरह फाइल कराना है, उसके साथ क्या क्या चीजें लिखी होंगी सब उस पर होता है, सही है। अब उसमें सबसे पहले क्या होगा, एक स्टेटमेंट होगी, declaration of compliance with all the requirements of Companies Act 2017 in respect of registration, सही है। उसमें हम भाई एक स्टेटमेंट होगी जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे होंगे कि सही है कि हमने क्या किया, हमने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दी हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज, सही है। फिर a memorandum of association of the proposed company signed by all the subscriber duly witnessed and dated। भाई आप लोगों ने जो मेमोरेंडम बनाया है, सही है, हमने कहा था सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं, सब्सक्राइबर्स वो होते हैं, मेंबर्स की डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि जो इनिशियल आपके मेंबर्स होते हैं, मतलब जो लोग कंपनी बनाने के लिए जा रहे होते हैं, 5-6 लोग जो भी होंगे, और उनके साइन होते हैं मेमोरेंडम पे, सही है, उनके साइन होते हैं। और हमने बोला था जब वो साइन कर देते हैं, मेमोरेंडम लेके जाते हैं, तो वो कौन बन जाते हैं, मेंबर्स बन जाते हैं। ये चीज हमने मेंबर्स की डेफिनेशन में देखी थी, सही है। अब ये जो इनिशियल मेंबर्स हैं, इन सब के साइन होंगे, विटनेस होंगे, सही है, और डेट होगी जिस दिन का साइन होगा, ये भी रजिस्ट्रार के पास फाइल होगा। इसके अलावा भाई आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा,
सही है। अब इसने लिखा है ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सही है। इस पे आते हैं, साइंड बाय द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस एंड डेटेड। जिस तरह मेमोरेंडम साइन करके हमने रखा था भाई विटनेसेस के साथ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी सेम वैसे ही हमने भाई डेटेड और साइंड हमने जमा कराया। अब इसने लिखा है ऑप्शनल फॉर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। भाई लिमिटेड बाय शेयर्स का सीन ये है, अब कंपनीज एक्ट ने ना उनके लिए, जैसे हमने वो पढ़ा था एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर टेबल एफ था, वो उसने हमने कहा था कि भाई ये इसका सैंपल है, उसने बोला है कि चाहो तो इसको अपना लो, सही, अपना बनाने की जरूरत नहीं है मेमोरेंडम और आर्टिकल। इसी तरह भाई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को ना उसने बोला है कि भाई ये तुम टेबल ए है, वो हम आगे चल के इसके जो अगला टॉपिक है मेमोरेंडम आर्टिकल उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसमें बताया कि भाई आप लोगों को ये फॉलो करना है, उसने डायरेक्टली दिया हुआ है, तो अलग से अपना रजिस्टर करवाने की नीड भी नहीं है। सही है भाई, बात समझ आती है। फिर फिर ये चीज आती है एन एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड एंड नोटिफाइड। अच्छा, ये जो हम एप्लीकेशन जमा कराते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं, उसके अंदर हम एक एड्रेस भी लिखते हैं कि भाई जो जवाब आएगा रजिस्ट्रार की तरफ से, एससीसीपी की तरफ से, वो कहाँ आएगा, लेटर हमारे पास, तो एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। सही है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? सी रिपीट करते हैं। सी में हमने ये बोला नवीद के जैसे मेमोरेंडम हमें साइन करके जमा कराना है, वैसे ही आर्टिकल्स भी कंपनीज अपना बनाती है बाय लॉस, सही है, वो भी जमा कराएंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसने कहा कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो हैं उनको अलग से बनाने की नीड नहीं है, ऑप्शनल है, बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन तुम्हें हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, तुम्हें वो तो फॉलो करना ही करना है। सही है। कंपनीज एक्ट ने इनको एक आर्टिकल सैंपल फॉर्म पे दिया हुआ है ऑलरेडी, वो हम डिस्कस करते हैं अगले चैप्टर में। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलो, फिर अगला पॉइंट है आपके पास, ये वही सीक्वेंस चल रहा है, समझो वही स्टोरी चल रही है। सही है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एज आर्टिकल वाली स्टोरी चल रही है। अब उसका पॉइंट नंबर 2 है भाई, ये जो अभी है इनके लिए हम रिपीट भी कर देते हैं। हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू किया। हमने इसमें बोला कि पहला पॉइंट बोलता है कि आप रजिस्ट्रार के पास ये चीजें जमा करा देना, डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटमेंट जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे होंगे हमने सारी चीजें फुलफिल कर ली हैं रिक्वायरमेंट, मेमोरेंडम आर्टिकल दोनों साइंड होंगे, और एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा जिसपे हमारी कम्युनिकेशन होगी रजिस्ट्रार से, अगर कोई लेटर आएगा रिप्लाई वगैरह में। फिर हमने बोला कि रिवाइज डॉक्यूमेंट्स रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। अभी एक कॉन्सेप्ट है इसमें, वो कहता है कि वेयर द रजिस्ट्रार is of the opinion that any document or information contains any matter contrary to law or does not otherwise comply with the requirements or is not complete owing to any defect, error or omission is not properly authenticated। सही है। वो कह रहा है कि अगर आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसमें कोई ओमिशन हो, एरर हो, लॉ के खिलाफ कोई काम किया हो, कोई रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की हो, सही है, तो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, द रजिस्ट्रार में इधर रिक्वायर द कंपनी टू फाइल रिवाइज डॉक्यूमेंट। चाहे तो वो बोल सकता है कि भाई पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पूरे सब दोबारा से जमा कराओ, सही है, या फिर और रिमूव द डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अब वो यहाँ तो बोल देगा कि भाई ये तुम ये चीजें ये सही करके ले आओ। सही है। फिर से एक दफा रिपीट कर लेते हैं। हमने कहा कि भाई रजिस्ट्रार को अगर लगा कि इसमें कोई चीज गलत है, कोई चीज आप लिखना भूल गए हो, या कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई हो रही है लॉ की, तो वो दो काम करने को बोल सकता है। या तो वो बोलेगा कि भाई पूरा का पूरा फॉर्म सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कराओ, या तो वो बोलेगा कि भाई ये चीजें ठीक करके दे दो, डेफिशिएंसीज उसने कुछ पॉइंट आउट करी, उसने बोला ये इतने इतने टाइम में स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर, सही, अब वो उसके ऊपर है, उसके अंदर तुम ये मुझे सही करके वापस मतलब सही करके जमा करा दो, पूरा दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक साथ है, ऑनलाइन आगे बढ़े। सही है ना, चलेंगे। रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। अब कह रहा है कि भाई वेयर द एप्लीकेंट फेल्स to remove the deficiencies conveyed within the specified period।
अब उसने बोला था जितने दिन में मैंने तुम्हें बोला था ये चीजें सही करके दे दो, उसने नहीं की भाई, उसने सही नहीं करके दी, तो फिर द रजिस्ट्रार में रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सही है, लफ्ज आ रहा है मे। यार लॉ के अंदर ये दो मे और शेल का लफ्ज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, अब जहां पे मे हो ना, तो हम इस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट करेंगे कि वो कह रहा है कि चाहे तो वो कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है। सही है, जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे लफ्ज होता ना शेल, तो उसको करना ही पड़ता। सही है, अब यहाँ पे उसके पास ऑप्शन दे दिया है कि चाहे तो वो कर सकता है। अगर शेल लिखा होता तो उसमें कोई दो राय होती ही नहीं कि करना ही करना है। ठीक है, क्लियर है। चलें जी, फिर आगे पॉइंट देखते हैं क्या है। अब भाई रजिस्ट्रार ने क्या किया, आप रिफ्यूज कर दिया, आपने डिफेक्ट्स जो उसने पॉइंट आउट करके दिए थे विद इन द टाइम पीरियड आपने सही नहीं करके दिए उसको, उसने बोला कि भाई रिफ्यूज। फिर कंपनी ने क्या किया, अब वो अपील कर रही है कमीशन को। सही है, अभी तक बेसिकली कंपनी नहीं है, सब्सक्राइबर्स ने क्या किया। सही है, ये लफ्ज बोले तो हम ज्यादा सही रहेगा। सब्सक्राइबर्स जो इनिशियल मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई अपील कर दी कमीशन को कि भाई हमारे जो है रिफ्यूज हो गए, आप इसको देख लें जरा। फिर लॉ उसके बारे में कहता है कि द सब्सक्राइबर्स ऑफ द मेमोरेंडम और एनी ऑफ देम ऑथराइज्ड बाय देम इन राइटिंग। सही है, यहाँ तो सारे जा सकते हैं, यहाँ किसी एक को भाई वो कर दें कि हमारा ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ब्याह पे सब साइन वाइन करके दे दें। मे विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल। अब जिस दिन इसने, लेट सपोज जब इसने रिफ्यूज किया तो 1 अप्रैल होगा। सही है, अब ये 30 31 जो है अप्रैल तक, अप्रैल 30 होता है, 31 होता है, 30 होता है। सही है, या 1 मई तक। ठीक है, अब ये जा सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं अपील कमीशन में। अब लॉ कह रहा है कि एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल। जो कमीशन ने बोल दिया फाइनल शल। सही है, एंड शल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और द अथॉरिटी। अब आप कमीशन का जो है डिसीजन है वो चैलेंज करने के लिए कोर्ट वगैरह नहीं जा सकते भाई, कोर्ट जो है आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। ऑनलाइन पहले हमने देखा कि भाई कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट कराए रजिस्ट्रार को। सही है, अब रजिस्ट्रार ने क्या किया, हो सकता है कि उसको अप्रूव कर दे, या फिर दो काम कर दे कि भाई या तो उसमें बोले कि ये गलत है, आप शुरू से ही पूरा सबमिट कराओ, या डेफिशिएंसी बता दे कि ये पॉइंट आउट करो, ये सही करके ले आओ 10 12 दिन जो भी वो बोले। अब उस टाइम के अंदर आपने नहीं सही करके दिया तो वो रिफ्यूज कर देगा। रिफ्यूज कर दिया तो सब्सक्राइबर क्या करेंगे, अपील कर सकते हैं कमीशन को, और कमीशन का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अच्छा, फिर क्या है, क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सब काम जो आप कर रहे हो ये करोगे कब। सही है, इसका क्राइटेरिया है कि भाई इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड। सही है, अब समझो कि आपने सब काम सही किया है। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एंड द रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाइड विद। भाई कंपनीज एक्ट के जो जो उसने काम बोले थे सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए सब्सक्राइबर ने, सब कर लिया, तो क्या होगा भाई, registrar he shall register the memorandum and other documents delivered to him। अब उसको जो हमने डॉक्यूमेंट दिए थे पॉइंट नंबर 1 में, उसने कहा कि भाई सब ओके की रिपोर्ट है, रजिस्टर करके दे दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये कंटिन्यू है यही टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, वही कहानी चल रही है। पहले हम उसके पास गए, फिर डिफेक्ट्स वगैरह, रिफ्यूजल, अपील, क्राइटेरिया। अब ये हेडिंग का नाम तो आप कोई भी दे सकते हैं। सही है, स्टडी टेक्स्ट जिसने बनाई है उसने अपनी तरफ से दी है, मैं तो बोलूंगा हेडिंग दो ही नहीं, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरह करके। हाँ सही है, चलें जी। फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भाई अब सब हो गया, मेमोरेंडम हमारा रजिस्टर हो गया। अब वो उस पे आते हैं हम, अपने पिछली वाली जो स्लाइड थी हमारी इनकॉर्पोरेशन के स्टेप। सही है, मेमोरेंडम वगैरह के बाद हमें क्या मिलता था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आखिर में सब रजिस्टर हो जाता था। सही है, तो अब क्या, रजिस्ट्रार हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पर्टिकुलर्स क्या होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। सही है, ऑन रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार shall issue a certificate of incorporation that shall state
उसमें क्या क्या लिखा होगा भाई? द नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। सर्टिफिकेट देगा, उस पर हमारी कंपनी का नाम लिखा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। सही है भाई। मेमोरेंडम के अंदर एक नेम क्लॉज होती है, उसके अंदर हम ऑलरेडी नाम, मतलब वो वाला नाम वाला स्टेप हम करेंगे, कर चुके होंगे तो ही तो मेमोरेंडम पे आए होंगे। सही है। फिर द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस दिन भाई उसकी वो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिला है। फिर वेदर इट इज अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। ठीक है। फिर वेदर इट इज अ लिमिटेड और अनलिमिटेड कंपनी। पहले हमने देखा कि प्राइवेट है या पब्लिक है, फिर उसने बोला कि लिमिटेड कंपनी है या अनलिमिटेड है। अच्छा, फिर कहेगा अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है, सब उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। फिर अब देखो ये पूरी स्टोरी चल रही है। सही है। अब अगर पेपर में सवाल आएगा ना, जरूरी नहीं है कि वो आपको सीक्वेंस शुरू से दे दे कि भाई ये पूरी शुरू से स्टोरी मुझे सुनाते हुए आ जाओ। वो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे आपको सिनेरियो में उस पॉइंट पे अटकाए कि शायद पॉइंट नंबर 3 पे छोड़ दे आपको कि भाई अब यहाँ से आगे कंटिन्यू हो, स्टोरी उतना हो चुका हो सब। सही है। यहाँ पर्टिकुलर कोई एक स्टेप भी आपसे सिनेरियो में ऐसा डिस्कस करे जिसके अंदर सिर्फ वही लिखना हो। सही है, समझ रहे हो? वो बोल देगा कोर्स ऑफ एक्शन बताओ इसमें कि यहाँ या ये हो रहा है, कंपनी में ये हो चुका है, अब आगे क्या करना है। यार वॉइस सब सही है ऑनलाइन? आवाज सही आ रही है, क्लियर है या शोर आ रहा है? क्लियर है। नवी तुम्हारा इंटरनेट का इशू होगा, बाकी सबको क्लियर है। चलें जी। फिर आखिरी कौन मतलब स्टेप है कि भाई सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस। अब जो हमें ये सर्टिफिकेट मिला है, भाई सुफियान सुफियान जैसे पैदा हुआ था, हम बोलेंगे भाई क्या सबूत है, बोलेगा मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, भाई ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं इस हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, इस शहर में पैदा हुआ हूँ। तो वो सर्टिफिकेट दिखाएगा तो साबित कर सकता है ना। इसी तरह भाई कंपनी की जो बर्थ है, उसकी इनकॉर्पोरेशन है, वो उसी सर्टिफिकेट उसका सबूत है। अगर कोई छापा मारने आता है, सही है, वो मांगते हैं कि भाई आपका सर्टिफिकेट कहाँ है, आपका लाइसेंस कहाँ है। सर्टिफिकेट टू बी कंक्लूसिव एविडेंस। The certificate shall be signed by the registrar or authenticated by the registrar official seal. Official seal मतलब वो स्टैम्प होती है ना उसके सिग्नेचर वाली वो। The certificate shall be conclusive evidence that the requirement of Companies Act 2017 as to registration have been complied with and that the company is duly registered under the act. कि भाई ये सर्टिफिकेट इस बात का सबूत है कि कंपनीज एक्ट में जो जो हमें रिक्वायरमेंट बताई गई है कि कंपनी को एक रजिस्टर करवाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करवाने के लिए, वो सब फॉलो करके आए तो हमें आखिर में ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है भाई। इसी के साथ ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इसके एक सवाल पे आएंगे। सही है। क्या हुआ? नहीं भाई, अभी इसके बाद एक और पॉइंट है। सुबह सुबह क्या 10 मिनट पढ़ने के लिए आए उतनी? चल गए। चलें जी, एक सवाल है, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में ही लिखा हुआ है। सही है। स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, अब उसके अंदर कुछ कुछ पास पेपर्स के सवाल हैं। ठीक है, वो हम क्लास में खुद ही कर चुके हैं। तो स्टडी टेक्स्ट जब मैं रीड करवाऊंगा तो उसके अंदर वो वाला पीस जो वो है स्निप मैंने नहीं किया हुआ अलग से, क्योंकि वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन जो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो हमने नहीं किए हैं, अब मैं वो भी करा रहा हूँ। ये आ सकता है पेपर में सवाल थोड़ा बहुत चेंज होके, रीजनेबल सवाल है। भाई अब्दुल करीम अच्छा लिखता है। चलें जी, अब इसके आंसर पे आते हैं। तकरीबन सबने पिक तो कर लिया था कि क्या इसमें पूछना चाह रहा है। बेसिकली इसके अंदर हम रिफ्यूजल वाले पॉइंट पे डायरेक्ट वहीं पे आएंगे। सही है। अब ये स्टडी टेक्स्ट से मैंने उठाया तो उसका आंसर भी वहीं से उठाया। द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहले सवाल रीड कर देते हैं ना। ऑन अप्रैल 29 2012 a memorandum of association of AB Limited was filed for registration in the office of registrar। सही है।
However, on 25 मई को क्या किया, a letter from the registrar office was received by the subscriber to the memorandum in which the registration was refused. रिफ्यूज कर दी थी, सही, उसने डिफेक्ट्स नहीं निकाले थे, डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिए, on the grounds that the principal line of business clause stated in memorandum was inappropriate. सही, अगर इस सवाल में ये लिखता है ना कि भाई उसने कुछ डिफेक्ट्स निकाले हैं तो इससे पीछे वाले स्टेप से शुरू करते हैं हम, सही है। अब उसने डायरेक्ट बोल दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो सिर्फ वही उसी के हवाले से इसको बताएंगे। बोला डिस्क्राइब व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल टू एबी इन द अबव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2017। भाई सीधा सीधा इसने वो कॉपी पेस्ट किया है, द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ एबी लिमिटेड और एनी वन ऑफ देम authorized by them in writing may appeal to the commission within 30 days। अब कोशिश करिएगा कि ये 30 डेज है ना, तो इसको हम बता दें कि वो 30 डेज लैप्स कब होंगे, 24 या 25 जून तक होंगे, सही है। ये वाला पॉइंट सिर्फ अब्दुल कयूम ने भेजा है, उसमें लिखा था, पॉइंट आउट किया है तुमने। चलो जी, तो ये 25 जून गिन लो कितने होंगे, 25 जून, सही है। An order of the commission shall be final and shall not be questioned in court। यार बहुत आसान सा सवाल था, कराने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हें पता लगे कि पूरी पटरी कहाँ से शुरू करनी है, सही है, शुरू से पूरी कहानी नहीं लिखनी, रेलेवेंट लिखना है। चलिए जी, अब आते हैं हम अपने चैप्टर के आखिरी कॉन्सेप्ट पे, जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन नंबर 18 है। इसमें ये बता रहा है कि भाई अब जो रजिस्ट्रेशन हो गई, सही है, मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह रजिस्टर हो गया, कंपनी बन गई, अब उसके इफेक्ट्स क्या हैं, सही है, उसके बाद क्या होगा। सर सबसे पहले क्या होगा कि द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम together with such other persons as may from time to time become members of the company। सही है, सब्सक्राइबर और जो तब तक दूसरे मेंबर है, क्या हो गए, अब आर बॉडी कॉर्पोरेट। भाई लॉ कह रहा है कि अब वो जो सब्सक्राइबर थे रजिस्टर होने के बाद बॉडी कॉर्पोरेट हो गए, दैट मीन्स कि अब वो उनको सब्सक्राइबर नहीं बोलेंगे, अब उनको क्या बोल सकते हैं, कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी बोल सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट, बाय द नेम स्टेटेड इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हमने बोला था ना उसके पर्टिकुलर्स में कंपनी का नाम होगा, तो अब जो नाम था, अब जो सब्सक्राइबर उस स्टेप से पहले हम क्या कर रहे थे, सब्सक्राइबर बोल रहे थे कंपनी को, सही है। जो अपील वाला भी हमने स्टेप पढ़ा उसमें क्या बोले थे, सब्सक्राइबर्स, सही है। क्यों, क्योंकि तब तक कंपनी नहीं बनी थी, अब बन गई। वो कह रहा है कि अब वो जो सब्सक्राइबर है, जो नाम आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आ रहा है, उस नाम से अब वो बॉडी कॉर्पोरेट हो गए, दैट मीन्स कंपनी बन गए, कंपनी बन गई तो फिर बॉडी कॉर्पोरेट हो गए। अच्छा जी, फिर the body corporate is capable of exercising all the functions of an incorporated company having perpetual succession and common seal। भाई वो बोल रहा है अब जो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको मैं कह रहा हूँ, यानी कि कंपनी बन गई है वो, अब वो क्या है, वो परपेचुअल सक्सेशन है, सही है। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेंबर के आने जाने से अब उसको फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी इन्फिनिटी मतलब हमेशा के लिए है। एंड अ कॉमन सील, अब उसकी अपनी कॉमन सील है, उसका अपना नाम है, सही है, उसकी अपनी स्टैंप है। कॉमन सील जनरली हम स्टैंप होती है कंपनी के अपने नाम की, हर उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लगा रही होती है, तो उसकी अपनी कॉमन सील है और परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब उसकी अपनी आइडेंटिफिकेशन हो गई आज से। फिर द स्टेटस एंड रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड इन, भाई हमने बोला था ना उसमें कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देंगे, सही है। अब वो जो एड्रेस था अब वो क्या हो गया, अब वो रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया कंपनी का, सही है। मोस्टली वही होता है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस हम चाहें तो दूसरा भी दे सकते हैं उसको कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन 99% यही होता है कि वही एड्रेस लिखते हैं हम जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस होने वाला होता है, सही है। तो बहरहाल जो भी मेमोरेंडम में लिखा होगा रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में, अब वो हमारा रजिस्टर ऑफिस बन गया, सही है। और इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, वही बात कह रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। ओके सुरेश, तुमने भी लिखा था, सही है ना भाई, किसी का कोई सवाल नहीं है। तला खान नहीं है आज मेरे ख्याल से, तला राशिद खान।
हुजैफा कायद भी गायब हो गया हमारे भाई। एक लेक्चर छोड़ो तो फिर तुम एक के दो हो जाते हैं, दो के तीन हो जाते हैं। सही है। फिर पॉइंट नंबर डी है भाई, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। सही है भाई, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर्स। भाई अगर आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर रजिस्टर करवाई है, तो जो उसके सब्सक्राइबर थे, अब वो क्या हो गए, इनिशियल शेयर होल्डर हो गए। सही है। कला है भाई, सॉरी भाई, कला खान है हमारे घर, खामोश है आज। सही है। आखिरी पॉइंट है हमारे पास, द पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रपोज डायरेक्टर्स। सही है भाई, जिनका हमने आर्टिकल्स के अंदर ना हम एक लिखते हैं कि ये हमारे डायरेक्टर होंगे कंपनी के, तो बोलने के जिनका आपने नाम लिखा था, अब क्या है, अब क्योंकि वो रजिस्टर हो गया है, रजिस्ट्रार ने अपनी स्टैंप लगा दिए, तो आर डीम टू हैव बीन अपॉइंटेड टू दैट ऑफिस। सही है। अब हमारी नजर में क्या हो गया, वो अपॉइंट हो गए, आपके डायरेक्टर बन गए। ठीक है जी। ये है इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। पिछले हमने पढ़ा कि रजिस्टर हो गई कंपनी, अब रजिस्टर हो गई तो उसके कुछ इफेक्ट्स हैं, वो हमने पढ़ लिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हुआ जाता है। अब इसका एक सवाल करेंगे और स्टडी टेक्स्ट से इसको थोड़ा सा देखेंगे कि उसमें, क्योंकि तुम्हें याद वहीं से करना है फाइनली। सही है। चलें जी, फिर आज से ही दूसरा चैप्टर शुरू कर देते हैं। भाई सेकंड चैप्टर अभी शुरू करना है अगली क्लास में, तो पहले सवाल करो। चलो शाबाश। The registrar, after registering the memorandum and articles of association, has issued the certificate of incorporation। भाई आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है। सही है। अब कहानी हमारी सेकंड कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुकी है। अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 300 मिलियन अंडर द कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ सच रजिस्ट्रेशन। भाई आसान सा सवाल है। सही है। इसके अंदर सीधा सीधा अगर आपको याद है तो बस शहबाज लिमिटेड करके और ये चिपका देना है। सही है। स्टडी टेक्स्ट में आएंगे अभी। ये मैंने शेयर की हुई है कल ग्रुप पे पीपीटी, उसके अंदर आ रहा है। हाँ, कंप्लीट उस पर लिखा तो था। नहीं, उसमें से मैंने फिर ऊपर से वो डिलीट की ना, जो स्टडी टेक्स्ट की शुरू में चिपकाई नहीं थी, तो वो जरूरत ही नहीं थी। हो गया। चलें जी, पहले एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट कर लें। स्टडी टेक्स्ट है। सही है भाई, तुम लोगों को क्योंकि याद यहीं से करना है, तो इसलिए मैं ये तुम लोगों को गो थ्रू करवाता हूँ, ताकि इससे तुम फेमिलियर हो जाओ, आखिर में उठाओगे तो फिर। लाइसेंसिंग ऑफ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। भाई इसके अंदर हमने जो शुरू किया था अपनी स्लाइड में, यहाँ से शुरू किया था। सही है। ये हमने उसमें नहीं था, तो इसको याद करने की नीड भी नहीं है, ये ऐसे ही उसने लिखा हुआ है। पीपल वर्किंग फॉर यूजफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी समटाइम्स नीड प्रोटेक्शन ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। भाई वो बोल रहा है कि अगर भाई कोई एनपीओ चला रहा है तो वो बोलेगा कि भाई मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होनी चाहिए। सही है। तो प्रोटेक्शन ढूंढ रहा होता है वो। फॉर सच वर्क कंपनीज एक्ट अलाउज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इफ दे सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। बोल रहा है हाँ ऐसा हो सकता है भाई, अगर कुछ कंडीशन है वो पूरी कर ले। वो कंडीशन हमने पढ़ी थी कि वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमीशन that an association is to be formed as a limited company and meets the following criteria। सही है। ये क्राइटेरिया मीट कर लेगा तो फिर क्या होगा, द कमीशन में बाय लाइसेंस फॉर अ पीरियड टू बी स्पेसिफाइड permit the association to registered as a public company without addition of the word limited or expression guarantee limited to its name। भाई लाइसेंस मिलेगा तो वो लिमिटेड कंपनी बन जाएगी। सही है। और विदाउट द एडिशन ऑफ द वर्ड लिमिटेड, नाम लिखा भी होगा। क्यों हमने बोला था नहीं लिखा होगा, क्योंकि उसमें से ऐसा लगेगा कि कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही हैं। अगर जैसे ईदी लिमिटेड हो, सही है, ईदी प्राइवेट लिमिटेड, अगर इस तरह के नाम लिखे हो या ईदी पब्लिक लिमिटेड, तो ऐसा लगेगा कि भाई कोई कमर्शियल एंटिटी है, कमर्शियल काम कर रही है। तो इस चीज को हटाने के लिए भाई
लॉ ने क्या बोला, आप ये वर्ड भी यूज ना करें, लेकिन आपको बेनिफिट सारे वही मिलेंगे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाले, सही है। लेकिन वो कब बनेगी, अगर वो बनी है फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ वगैरह, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे, या इनमें से कोई एक दो भी होंगे, तो आपको ये लाइसेंस मिल सकता है। फिर सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई द कंपनीज प्रॉफिट एंड अदर इनकम इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। अब उसका जो प्रॉफिट है, अदर इनकम है, वो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फुलफिल करने में यूटिलाइज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम मेंबर्स को डिविडेंड दे रहे हैं वो घर लेके जाएं। इसलिए फिर उसने क्या किया, अगली लाइन में बोल दिया, प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू कंपनीज मेंबर्स, सही है। अब ये हमने अलग अलग पॉइंट करके अपनी स्लाइड में देखा था, इसमें इसने एक ही में डाला हुआ है, तो अलग अलग लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। सही है। सच कंपनीज ऑब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज आर नॉट एंड शैल नॉट एट एनी टाइम बी अगेंस्ट द लॉज, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। भाई उसने बोला कि भाई अगर हमारे मुल्क में काम करोगे तो फिर हमारी पब्लिक के इंटरेस्ट या हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के खिलाफ नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पीठ पीछे जो है टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हो एनजीओ की आड़ में, सही। अगर ऐसा हुआ तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। फिर अब ये वाला पॉइंट भी ना अगर यहाँ डाल दो ना तुम, ये हेडिंग हटा के, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा, फिर तुम मिस नहीं करोगे इस पॉइंट को। क्योंकि जब हम इस सवाल का आंसर लिखते हैं ना, तो ये वाला पॉइंट उस दिन भी क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो किसी ने मिस कर दिया था, सही है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस हेडिंग को काट के इसको इसी के रिक्वायरमेंट बना दो, सही है। द लाइसेंस मे बी ग्रांटेड ऑन सच कंडीशन and subject to such regulations as the commission thinks fit, and those conditions shall be inserted and deemed part of the memorandum and article। सही है भाई। भाई इन कंडीशंस के अलावा और वो भी शामिल होंगी जो एडिशनली चाहे तो कमीशन आपको सब्जेक्ट टू, मतलब वो चाहे तो उन कंडीशन में बाउंड कर दे, बोले कि एडिशनली ये भी करोगे तो फिर लाइसेंस मिलेगा, सही है। फिर उसके मेमोरेंडम के बारे में बता रहा है कि जो मेमोरेंडम है फॉर्म एफ, उसको मैंने तुम्हें सैंपल दे दिया है, सही है। लॉ कह रहा है कि ये सैंपल है, चाहो तो उसको फॉलो कर लेना। फिर प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस, वो कह रहा है कि भाई द एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अबव शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड बी सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी। कि भाई आप साथ लिमिटेड का लफ्ज तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे, और लेकिन जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो भी आपको साथ फुलफिल करनी पड़ेंगी जो एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की होती हैं, सही है। फिर एक चीज इसके अंदर हमने पढ़ी थी, लाइसेंस मिलने के अलावा हमने पढ़ा था कि लाइसेंस रिवोक। भाई हमने कहा था जो कमीशन लाइसेंस दे रहा है उसके पास ये भी तो पावर्स है ना कि वो आपका लाइसेंस रिवोक कर ले। लेकिन फिर उसके कुछ रीजन बताए थे लॉ ने, सही है। पहला रीजन है द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द अबव टर्म्स, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, टू विच अ लाइसेंस इज ग्रांटेड, सही है। फिर एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड और रेलेवेंट रेगुलेशन आर नॉट मेट और कंप्लाई विद। अब जो एडिशनली उसने उसके साथ रिक्वायरमेंट या रेगुलेशन सब्जेक्ट टू विच लाइसेंस दिया होगा उससे कंप्लाई नहीं किया, सही है। फिर affairs of the company are not conducted in a manner prejudicial to the public interest। भाई पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके अंदर हमने वो एग्जांपल देखी थी कि भाई अगर रमजान में हमने कहा कि हम इफ्तार कराएंगे लोगों को, लेकिन 2 घंटे हमने इशारा फैसल बंद कर दिया, भाई हमने कहा लोग यहाँ से कोई ना आएगा ना जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप भले फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लोगों की फलाह कर रहे हैं और 50 लोग या 2000 लोग लाइन लगा के ट्रैफिक में खड़े हुए हैं 2 घंटे से, सही है। ऐसा भी नहीं होगा, वरना आपका लाइसेंस क्या होगा, रिवोक हो जाएगा। फिर द कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 2 प्रीवियस कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स, सही है। अब क्या हुआ, पिछले 2 साल के मैंने एफएस जमा नहीं कराए हुए हैं, तो भी आपका जो है लाइसेंस रिवोक हो सकता है। द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। इस पॉइंट को उसी के साथ वो रिपीट कर रहा है, बस ये एडिशनल चीज इसने ये डाल दी है कि जिन कंट्रीज के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं वो भी खराब नहीं होने चाहिए आपके एनजीओ की वजह से, सही है। द नंबर ऑफ मेंबर्स इज रिड्यूस बिलो 3। हमने बोला था कि भाई प्राइवेट पब्लिक कंपनी बनेगी, सही है। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जब कंपनी बनेगी तो पब्लिक कंपनी बनेगी, और पब्लिक के हमने
डिस्कस किया हुआ था कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे मेंबर्स 3 से कम हो गए तो लाइसेंस रिवोक हो सकता है। सही है। फिर कह रहे हैं द कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉट फोर्थ फॉर इट हैज बीन कैरिंग ऑन बिजनेस अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज। भाई आप जो है अनलॉफुल काम कर रहे हो, सही है, यहाँ फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, यहाँ आपकी इंटेंशन बन गई है अभी ऐसी कि अभी हम करने लगे हैं, ऐसा कुछ प्लान बना रहे हो आप। कमीशन को पता लगा तो वो चाहे तो लाइसेंस रिवोक कर सकता है। फिर रन एंड मैनेज बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर टू अकाउंट्स एंड दे कमिट फ्रॉड मिसफीजेंस और मालफीजेंस इन रिलेशन टू द कंपनी। भाई वो कह रहा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंट्स का नहीं दिखा रहे। सही है। अब इसके अंदर हमने एक एग्जांपल देखी थी कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाने की कोशिश करती हैं, इस तरह की कंपनी। क्यों? ताकि एक्सपेंस जितना ज्यादा होगा डोनर्स को लगेगा कि भाई अभी कंपनी के एक्सपेंस बढ़ गए और ज्यादा डोनेशन की जरूरत है। तो उसके अंदर एक मैंने पीपी वाली एग्जांपल भी दी थी। एक क्लाइंट पे हमने देखा था कि भाई उन्होंने क्या किया था, अपनी लिमिट जो है 50,000 कर दी ताकि जो है बड़े आइटम भी वो खरीदें तो डायरेक्ट पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दें। सही है। अगर एसेट बनाते तो थोड़े थोड़े डेप्रिशिएट होकर खत्म हो रहे होते। तो ये सारी चीजें भी होती हैं। अगर ऐसा हो रहा होगा, कमीशन को पता लगेगा कि भाई वो चाहे तो फिर आपका लाइसेंस रिवोक कर सकता है। रन एंड मैनेज बाय पर्संस हु आर इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। भाई उन लोगों, वो लोग मैनेज कर रहे हैं कि भाई जो खुद जो है मनी लॉन्ड्रिंग में या टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस है। तो सही है, अगर ये कमीशन तक बात जाएगी तो आपका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। मैनेज बाय पर्सन्स हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट और फेल टू कैरी आउट द डायरेक्शन। भाई कंपनीज एक्ट की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं किया, रजिस्ट्रार या कमीशन ने आपको कोई ऑर्डर दिया तो वो आपने फुलफिल नहीं किया तो वो आपका लाइसेंस रिवोक कर देगा। अगर 1 साल तक नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इट इज नॉट एन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, 1 साल का ब्रेक ले लिया आपने, यहाँ शुरू शुरू में ही लाइसेंस लिया हुआ है अभी, लेकिन 1 साल तक आपने काम शुरू नहीं किया तो वो रिवोक हो जाएगा। या ऑपरेशन चल रहे हैं, 1 साल बीच में बंद कर दिए तो भी रिवोक हो जाएगा। सही है। फिर इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक। हमने कहा था कि भाई लाइसेंस देने वाला जब कमीशन है तो वो चाहे, अगर उसको लग रहा है कि अब तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर देना चाहिए तो वो कर देगा। सही है। उसके पास इख्तियार है, उसको लग रहा है कि तुम मतलब अब इस लायक नहीं रहे कि तुम्हें लाइसेंस मजीद दिया जाए तो वो रिवोक कर सकता है। उसको लगे कि ये जस्ट एन इक्विटेबल है, सही है, मैं सही जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन क्या होगा, पहले उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी। सही है। उसको बोलेंगे कि भाई ये मसले थे, अब यार एक्सप्लेन करो, सही लगेगा तो ठीक है वरना वो रिवोक कर देंगे। यार कहीं कहीं कर सकते हो, कहीं कहीं नहीं कर सकते हो। सही है। वो जैसे अभी हमने एक डिसीजन पढ़ा रजिस्ट्रार का, हमने कमीशन में किया। सही है, उससे ऊपर की अथॉरिटी है। अब कमीशन को वो बोल रहा है कि आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। फिर हमने कहा था अच्छा भाई लाइसेंस रिवोक हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या होगा। हमने कहा था कंपनी जो है अपनी सारी एक्टिविटीज बंद कर देगी। कंपनी जो है अपना डोनेशन किसी से पब्लिकली मांगेगी भी नहीं और रिसीव भी नहीं कर सकेगी। एसेट्स जो हैं, सही है, वो जो है आप जो है ईडी जो है छिपा को दे देगा। हमने एग्जांपल डिस्कस की थी 90 डेज के अंदर अंदर। सही है। फिर लेकिन हमने कहा था कि कुछ अमाउंट जो है वो निकाल के साइड पे करेंगे कि जब हम वाइंड अप हो रहे होंगे, सही है, रीजनेबल अमाउंट जो है आप साइड पे कर दोगे जो हम वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस में यूज करेंगे। भाई कंपनी बंद होती है, सही है, कंपनी बंद होती है जब, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके भी लीगल खर्चे होते हैं, तो वो उन्हीं पैसों में से हम साइड पे करेंगे अपने एसेट्स में से। एसेट्स में से लायबिलिटी मतलब नेट एसेट्स। नहीं देखो, अभी तो मैं दिखाता हूँ वर्ड, वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। सही है। अब वाइंडिंग अप दो दो तरीके की हो सकती है, सही है, 2 या 3 तरीके की। एक वाइंडिंग अप बाय कोर्ट होती है। अब उसके क्या प्रोसीजर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 12 में आएगा। एक वॉलेंटरी वाइंडिंग अप होती है, कोई भी वाइंडिंग अप हो, लेकिन उसको बंद कराने के लिए कुछ मेरे लीगल प्रोसीजर्स होंगे। सही है।
ऐसे ही तो बंद नहीं हो जाएगी। कोर्ट भी अगर ऑर्डर देगा, लेट सपोज बोलेगा कि वाइंड अप कर दो कंपनी, उसके बाद भी मेरे कुछ प्रोसीजर्स तो होंगे ना, मुझे लॉयर हायर करना पड़ेगा, सही है। हाँ, लेकिन जो वकील हायर करेंगे वो बोलेगा तुम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट हो, मैं थोड़ी हूँ। उसको तो अपनी फीस चाहिए होगी ना, वो जो फॉर्म मिलेंगे वो पैसे होंगे, वो बोलेगा भाई। कोर्ट सिर्फ ऑर्डर देगा ना, प्रोसीजर्स वो थोड़ी करेगा। कोर्ट सिर्फ बोलता है ये कर दो, अब कैसे कर दो वो तो कंपनी करेगी ना। वकील हायर करेगी, भाई मेरे फॉर्म लेने पड़ेंगे, मुझे एससीसीपी जाना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी लीगल, सही है। तो वो सब तो फीस लेंगे ना, वो ये थोड़ी देखेंगे कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे पैसा नहीं लेता, वो तो लेंगे ना सामने वाले। सही बात है ना। लेट सपोज तुम जो फोटोग्राफर हो, सही है, अब किसी आगा खान का कोई इवेंट है, वो तुम्हें बुला रहा है, बोल रहा है भाई हमारा जो है एनुअल डे है, आके आप जो है फोटोग्राफी करें, तो क्या तुम फ्री में करोगे जाकर? अपने पैसे चार्ज करोगे ना, नॉट फॉर प्रॉफिट है, फ्री में करो। सही। नहीं नहीं, कोर्ट नहीं, कोर्ट सिर्फ डिसीजन देगा ना, कोर्ट सिर्फ डिसीजन देगा कि भाई इन बेसिस पे तुम वाइंड अप हो जाओ। सही है। वाइंडिंग अप बाय कोर्ट कैसे होती है वो भी हम आगे देखेंगे चल के, आखिरी चैप्टर में। फिर भाई हमने देखा था, हाँ, रीजनेबल अमाउंट हमने साइड पे कर दी बंद करने के लिए। फिर हमने रजिस्ट्रार को रिपोर्ट दी कि भाई हमने ये सारे जो है चीजें कर ली हैं। अब 15 दिन के अंदर हमने उसको रिपोर्ट भेज के बता दिया, सही है। अब फिर क्या है, अगर ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो गई, सही है, तो 30 दिन के अंदर, within 30 days of acceptance of the report by the registrar submitted by the company, the board shall initiate necessary proceedings for winding up the company voluntarily, or where it has no assets and liabilities, make an application to the registrar for striking the name of the company of the register। सही है। अब भाई हमने क्या किया, हमने रजिस्ट्रार को बता दिया 15 दिन में कि हमने ये सारी चीजें कर ली हैं। अब रजिस्ट्रार ने वो एक्सेप्ट कर लिया 30 दिन, जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया ना कि भाई हाँ तुमने सारी चीजें कर ली हैं, अब फिर क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर हम प्रॉपरली ऑफिशियली वाइंडिंग अप की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे। सही है। फिर क्या होगा अगर हमने ये नहीं किया 30 दिन में, in case of default, the commission may appoint an administrator to manage affairs of the company and initiate necessary proceedings for winding up the company। यार एक चीज तुम लोगों को बताता हूँ, जब हम, अभी तो खैर तुम्हारा एक ही चैप्टर हुआ है, जब चीजें ज्यादा एक्यूमुलेट होती जाएंगी ना, तो ज्यादातर क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। जैसे ना ये अपॉइंट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर। अब कुछ यहाँ पे लिख देंगे रजिस्ट्रार, सही है, जहाँ जहाँ कमीशन जो चीजें करती है उसमें हम रजिस्ट्रार लिख देते हैं, रजिस्ट्रार की जगह कमीशन लिख देते हैं, क्योंकि भूल जाती हैं चीजें। 14 दिन की जगह हम 7 दिन बोलते हैं कि यार ये 7 दिन में होना था, ये 15 दिन में होना था, ये चीजें भूल जाती हैं। सही है, तो इसको कोशिश करो रिवाइज करते रहा करो, ताकि ये चीजें तुम्हारी सही रहें, क्योंकि एक लफ्ज से मीनिंग चेंज हो जाएगी। सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबर्स एंड ऑफिसर्स। भाई हमने कहा था कि भाई लेट सपोज ईदी बंद हो गया, सही है। अब क्या हुआ, ईदी ने कहा चिकागो को मैं अपने एसेट्स तुम्हें दे रहा हूँ, आओ मिल के काम करते हैं। तो लॉ ने इस चीज को रोका है, उसने बोला है कि भाई आप जो है 5 साल तक उस इदारे में भी नहीं जा सकोगे जहां आपने एसेट दिए, ना आप ना आपका कोई फैमिली मेंबर। सही है। वेयर एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सही है, to another not-for-profit company, the members and officers of the first mentioned company, first mentioned company कौन सी हो गई, ईदी हो गई हमारी, सही है, or any of their family members shall not be eligible to hold any office in the later company, later company कौन सी हो गई, आपकी छिपा हो गई, for a period of 5 years from the date of transfer of such assets। सही है भाई। अगर वो पहले से है ना, नहीं, उसने बोला है ट्रांसफर, मतलब आप मेंबर जो है अब नहीं जा सकते ना, उसके बाद अगर वो पहले से तो वो है, वो उधर का ही है, फिर वो उधर का ही है ना। मतलब जो उस वक्त इन्वॉल्व थे मेरी कंपनी में, ईदी में, वो लोग नहीं जा सकते, और उनके फैमिली मेंबर्स भी नहीं। तो वो पहले से है तो है। सही है। अच्छा भाई, इसके बाद अभी हमारा आखिरी टॉपिक रह गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी स्टेट टैक्स से देखने का, इसके बाद हम क्लास ऑफ कर देंगे।
सर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी के अंदर हमने पहली चीज पढ़ी थी ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी, सेक्शन नंबर 9। हमने कहा था कि भाई जब आप ग्रुप ऑफ पर्संस काम कर रहे हो एसोसिएशन बना के, यहाँ पार्टनरशिप खोली हुई है आपने, जब तक आप 20 मेंबर हो तो ठीक है, लेकिन वंस आपने 20 से क्रॉस किया तो आप पे लाजिम है कि आप क्या हो जाओ, आप कंपनी बन जाओ। सही है। इसके अंदर वही वर्डिंग है जो हमारी स्लाइड में थी। No association, partnership or entity consisting of more than 20% shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association, partnership or entity or the individual member thereof, unless it is registered as a company under the Companies Act 2017 and violation shall be an offence punishable। भाई वो कह रहा है कि आप जो 10-12 लोग 20 लोग जो भी हो, अगर आपका मकसद पैसा कमाना है, बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपको 20 से क्रॉस होगे तो कंपनी बनानी पड़ेगी, नहीं बनाओगे तो लेवल 1 की पेनल्टी के लायबल हो जाओगे। सही है। सेक्शन 439 या 79 बता दूंगा, चलो अगली क्लास में स्लाइड बना के आ जाऊंगा, एक दिखा दूंगा। लेवल 1 हो तो उसमें कौन सी पेनल्टी तो होती है, 2 में कौन सी थी, वैसे तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है, नॉलेज के लिए अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे कोर्स में आएगा, कहीं 2 की होगी कहीं 3 की होगी। सही है, बता देंगे अगली क्लास में। भाई वो लेवल 1 की पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन इससे पहले जो आपका बिजनेस था, आप कंपनी नहीं थे, दैट मीन्स आप पार्टनरशिप थे, आपकी जो लाइबिलिटी थी वो क्या थी, अनलिमिटेड थी। सही है। तो वो कह रहा है कि तुम कंपनी नहीं बने, लेवल 1 की पेनल्टी तो वैसे ही लगा रहा हूँ, लेकिन जो लोग उसमें मतलब तो पर्सनली लाइबल भी हो जाएंगे सारे अपने डेट्स के लिए। सही है। तो इसके अंदर 2 लाइबिलिटीज हैं, ऑल्सो भी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच बिजनेस। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है वो, इन एन MBA क्लास 28 class fellows decided to form a partnership firm to work collectively as marketing and advertisement advisors. The carrying on business under such partnership shall be a punishable offence. They should form a company under partnership act। सही है। भाई 28 लोग हैं, एजेंसी खोली हुई है मार्केटिंग की, तो क्या हो जाएगा भाई, उनको जब 20 से क्रॉस हुए तो कंपनी बनानी पड़ जाएगी। ठीक है। फिर एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी कि भाई इन केसेस में तुम्हें अलाउड है तुम कंपनी नहीं बनो। एक था एनी सोसाइटी और बॉडी और पार्टनरशिप फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ। सही है भाई, हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है एक। सही है, जिसको हमने बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन से भी एक्सक्लूड किया था। सही है। तो इसलिए भाई लॉ कह रहा है कि अगर उसको हम बोल दें इधर कि कंपनी बन जाओ, वहां तो हमने बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट में ये नहीं आएगी, और हमने बोला है कि कंपनी जो है वो क्या होती है, बॉडी कॉर्पोरेट होती है। तो चीजें लिंक है। सही है, देखे रहो, इसलिए यहाँ पे ये कंपनी भी नहीं बन सकती, भले 20 से ऊपर हो जाए, तुम जो है वही एसोसिएशन रहो अपनी लोगों की, और जो है आपको कंपनी बनने की नीड नहीं है। फिर हमने क्या किया, जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन ए बिजनेस। हमने बोला था भाई इम्तियाज सुपर स्टोर, हमने की मिसाल ली थी कि उसमें जो है उसके पोते नवासे सब बोलते हैं हम ओनर है इम्तियाज के। सही है। अब वो पूरा खानदान का जॉइंट बिजनेस है, जॉइंट फैमिली बिजनेस है, तो लॉ कहता है तुम्हें एक्सेप्शन है, तुम कंपनी फॉर्म ना हो तो ना हो। फिर हमने बोला था कि इसी तरह की 2 जॉइंट फैमिलीज मिला दें अगर हमने बोला था बिन आशिम और इम्तियाज का कोलैबोरेशन हो जाए। सही है। तो लॉ कहता है कि आपका जो माइनर मेंबर्स हटा के आपके मेंबर्स 20 से ऊपर नहीं होने चाहिए तो आपको अलाउड है। अब फिर हमने बोला था यहाँ तो क्लैश है, हमने बात की थी कि भाई अगर आप कह रहे हो कि 20 से ऊपर ना हो, वो तो वैसे ही अलाउड है, तो उसमें एक्सेप्शन में क्यों डाला है आपने। सही है। तो यहाँ पे एक एनॉमली है लॉ की जो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है। क्लियर है बात। फिर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू कैरी ऑन प्रैक्टिसेस एंड लॉयर्स वगैरह, हमने बोला था कि भाई जैसे ए फेडरेशन की हमने मिसाल ली थी या KPMG की, तो उनके पार्टनर्स तो इतने ज्यादा हैं। AFF के हमने कहा था 45 से ऊपर पार्टनर्स हैं, तो वो तो आपकी कंपनी नहीं बनी हुई, वो तो पार्टनरशिप फॉर्म है। सही है। तो लॉ कह रहा है कि अगर आपकी ऐसी प्रोफेशनल फर्म्स हैं, ठीक है, और उसमें क्या है, उसमें भी एक चीज है कि उसमें बोला है कि वो फर्म्स बाय लॉ
कंपनी नहीं बन सकती, सही। उनको उनके अपने लॉ ने मना किया हुआ है कि आप कंपनी नहीं बन सकते, आप पार्टनरशिप हो। जैसे बाहर जो फर्म्स है ना वो एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तो वो कंपनीज है उधर, सही है। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पार्टनरशिप को कंपनी का दर्जा नहीं मिला हुआ। तो इस केस में बोल रहे हैं जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं, जाहिर सी बात है इनके पार्टनर ज्यादा होंगे, सही है, 20 से ऊपर होंगे ही होंगे। तो वो कह रहा है कि आपको एक्सेप्शन है, आप चाहो तो लॉयर्स की फर्म हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म हो, तो आप जो है कैरी ऑन करते रहो एज अ पार्टनरशिप बिजनेस। फिर एक एग्जांपल दे रहा है, अ ग्रुप ऑफ 130 पर्सन्स formed a housing cooperative society in Multan and got it registered under the Cooperative Societies Act 1925। फिर कह रहा है दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। सही बात है भाई, सोसाइटी है तो वो नहीं हो सकती, सही। चाहे तो ये उसमें ऑब्जेक्टिव में टेस्ट कर सकता है आपका एमसीक्यूज में, ये इसी तरह के एग्जांपल देके और बोलेगे इनमें से कौन सी जो है एक्सेप्शन नहीं है या एक्सेप्शन है, सही है। A registered Hindu universe undivided family of 37 members is carrying on joint family business। सही है भाई, 37 लोग हैं, जॉइंट फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी लॉ। सही है, एक्सेप्शन में आ गया ये भी। फिर आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, सीए करने के बाद आप जैसे होंगे 28 दोस्त मिलके क्या हुआ, डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म टू वर्क कलेक्टिवली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही है। द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 प्रोहिबिट्स टू प्रैक्टिस एज चार्टर्ड अकाउंटेंट विद लिमिटेड लायबिलिटी। भाई आईकैप का जो ऑर्डिनेंस अपना 1961, उसमें इटसेल्फ लिखा हुआ है कि आप कंपनी नहीं बन सकते, सही है। लॉ ने भी यही बोला ना कि अगर आपको मना हुआ है कि आप कंपनी नहीं बन सकते हो और आप प्रोफेशनल फर्म हो, तो आप पार्टनरशिप फॉर्म कैरी ऑन कर सकते हो, सही है। तो आईकैप के जो लॉ है उसने ऑलरेडी मना किया हुआ है कि आप जो है लिमिटेड लायबिलिटी एज ए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सच पार्टनरशिप इज अलाउड अंडर द लॉ। सही है भाई, क्लियर है। फिर हम आते हैं मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी। हमने बोला था कि भाई कंपनी या तो पब्लिक होगी, प्राइवेट होगी, सिंगल मेंबर होगी, सही है। पब्लिक होगी तो मिनिमम 3 मेंबर होंगे, और प्राइवेट होगी तो 2 होंगे, और सिंगल होगी तो ऑब्वियसली एक ही होगा। तो इसके अंदर वही सब लिखा हुआ है। फिर हमने एक चीज डिस्कस की थी, हमने बोला था कि भाई परपेचुअल सक्सेशन हमने देखा था ना, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में तो समझ आ रहा है कि मेंबर आ रहे हैं जा रहे हैं, एक से जा रहे हैं दूसरे के पास आ रहे हैं, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंगल मेंबर चले जाएगा तो क्या होगा, कंपनी तो बंद हो गई, सही है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो बंदा कंपनी बना रहा होता है, सही है, उस वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त वो एक नॉमिनी जो है एक बंदे को नॉमिनेट करता है कि ये बंदा जो है मेरे बाद, सही है, जब तक कोई नया बंदा नहीं आता, एक तो कंपनी के मामला देखेगा, और फिर क्या करेगा, जो मेरी शेयर्स हैं वो लीगल है जिसका उसने नाम लिया होगा वसीयत के हिसाब से उस तक पहुंचाएगा, सही है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्ड्स है, मैंने यहीं से स्लाइड बनाई थी अपनी। फिर हमने देखा था कि भाई ये जो मेंबर्स हैं, मिनिमम मेंबर्स, ये जो मोड ऑफ कंपनीज हैं, लिमिटेड, पब्लिक, सॉरी प्राइवेट या पब्लिक, और सिंगल मेंबर। अब ये क्या हो सकती है, ये इनमें से कुछ हो सकती हैं। यहाँ तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये अभी भी हमने डिस्कस किया कि पहले हम नाम देखेंगे, फिर हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्ट प्रपोज बाय द कंपनी, सही है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के साथ ये हम फाइल करेंगे। फिर ये सब रजिस्टर हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। फिर हमने फाइलिंग, ये आज ही पढ़ा है हमने, फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार, सही है। अब मैंने तुम लोगों को बोला है तुम चाहो तो ये हेडिंग हटा दो और इसको बोल दो पॉइंट नंबर 1, सही है। पॉइंट नंबर 1 में देयर शैल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एन एप्लीकेशन देंगे, उसके अंदर हम पहले एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस देंगे, फिर मेमोरेंडम ऑफ प्रपोज साइंड बाय ऑल द सब्सक्राइबर ड्यूली विटनेस, इसी तरह आर्टिकल भी विटनेस और साइन होगा, डेटेड होगा, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, जो बाद में जब रजिस्टर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर ऑफिस बन जाएगा, सही है। फिर हमने बात की थी पॉइंट नंबर 2 में कि रिवाइज डॉक्यूमेंट्स और रिमूवल ऑफ डिफेक्ट। अगर रजिस्ट्रार को लगेगा कि भाई इसके अंदर मसले हैं, या तो बोलेगा पूरा दोबारा से जमा करवाओ, सही है, पहले तो कोई भी मसला नहीं निकाले तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो आखिरी आखिरी पॉइंट हमने इसमें पढ़ा था, सही है। वरना वो अगर मसले निकालेगा, यहाँ तो बोलेगा शुरू से पूरा दोबारा जमा कराओ, या ये डिफेक्ट्स रिमूव कर दो विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर उस स्पेसिफाइड टाइम में हमने नहीं किया तो वो रिफ्यूज कर देगा हमारी रिक्वेस्ट रजिस्टर करने की।
फिर हम चाहें तो हम क्या करेंगे, कमीशन में अपील जमा कराएंगे 30 दिन के अंदर और ऑफिशियल ऑफ ऑर्डर से। सही है। अब हमने बोला था अगर वो सही हो, सब सही हो, ओके की रिपोर्ट हो उसी वक्त, तो क्या करेगा वो रजिस्टर कर लेगा रजिस्ट्रार। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पर्टिकुलर्स हमने पढ़े थे सारे, नाम होगा, डेट होगा, प्राइवेट है, पब्लिक है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, अगर लिमिटेड है तो कौन सी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है। फिर हमने कहा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ठीक है। किस चीज का कंक्लूसिव एविडेंस होगा, कि हमने सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी कंपनीज एक्ट की, तो ही जाके बाद में हमें ये सर्टिफिकेट मिला है। फिर हमने कहा कि अगर कंपनी रजिस्टर हो गई तो फिर उसके क्या इफेक्ट्स होंगे, द सब्सक्राइबर जो हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएंगे, मतलब कंपनी बन जाएंगे। फिर हो जाएगा क्या, ये अपने फंक्शन सारे कर सकेंगे, परपीचुअल सक्सेशन हो जाएगा और उसकी कॉमन सील हो जाएगी। सही है। द स्टेटस ऑफ द रजिस्टर ऑफ द कंपनी आर स्टेटेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर। हमने बोला कि भाई हमने जो एप्लीकेशन में ऑफिस एड्रेस बताया था, अब वो हमारा क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया। इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बिकम द होल्डर ऑफ द इनिशियल शेयर होल्डर। सही है भाई। जो अब हमारे सब्सक्राइबर थे, अगर हम लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो हमारे इनिशियल शेयर होल्डर कौन हो गए, वही होंगे, जाहिर सी बात है। सही है। फिर द पर्सन्स नेम्ड इन द आर्टिकल्स एज प्रपोज डायरेक्टर्स, जिनका हमने नाम बताया था कि आर्टिकल में डायरेक्टर बनेंगे, डीम टू हैव बीन अपॉइंट, हम ये तस्वीर कर रहे हैं कि वो अपॉइंट हो गए। सही है भाई। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 इख्तिताम को आता है। हमने इसके सारे पास पेपर भी किए हैं क्लास में एग्जामिनर कमेंट्स के साथ, और स्टडी टेक्स्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो भी कर लिए हैं, और स्टडी टेक्स्ट से भी रीड कर लिया, मैंने स्लाइड भी शेयर कर दी हैं। अब ये 20 तारीख को इसका हम क्विज रखेंगे, तो वो भी सबको देना है। सही है। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर हमारा काफी बड़ा था, इसलिए इसमें हमारी 6 या 7 क्लासें लगी हैं। सही है। अब इस जैसे इस लेंथ के 2 या 3 चैप्टर ही हैं, बाकी सब छोटे छोटे से हैं, तो वो जल्दी जल्दी खत्म होते जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।